कविवर रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं तब उनको गले लगाते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे, सीखेंगे। बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए सभी विद्यार्थी, देखिए आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। पेट परीक्षा में विलोम शब्द पूछे जाते हैं। विलोम शब्द के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास सिद्ध होगी। तो आइए देखते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द एक ही बात है। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द जो होते हैं उन्हीं को विलोम शब्द कहते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। पहला प्रश्न है, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ का विलोम कृतज्ञ या कृतघ्न या सर्वज्ञ या अनभिज्ञ। तो अल्पज्ञ का विलोम होता है सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ये जो कृतज्ञ और कृतघ्न लिखे हैं ये आपस में विलोम है, अर्थात कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न और कृतघ्न का विलोम होता है कृतज्ञ। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 2, अवनि का विलोम बताइए। अवनि, अवनि कहते हैं पृथ्वी को। अवनि का विलोम पूछ रहा है, क्या होगा? धरा या अस्त या अंबर या तरणे। तो अवनि का विलोम होगा अंबर। अंबर मतलब आकाश है ना, अंबर। और धरा ये तो अवन ही है। तरणि सूरज को कहते हैं। समझ गए? तरणि सूरज को कहते हैं। और एक शब्द होता है तरणि। तरणि कहते हैं नाव को। किसको कहते हैं? नाव। इसको कहते हैं तरणि। ये भी समझना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, कृश का विलोम क्या होगा? कृश का विलोम, कृश क्या होगा? मोटा, दुबला, केश, हृष्टपुष्ट। तो कृश का विलोम होगा ऑप्शन नंबर 4 हृष्टपुष्ट। कृश का विलोम क्या होगा? हृष्टपुष्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा बिल्कुल सही ऑप्शन है। राजस्व लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। समझ गए? कृश माने होता है दुबला और हृष्टपुष्ट मतलब तंदुरुस्त। अगला क्वेश्चन नंबर 4, एकल का विलोम है। एकल का विलोम क्या है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। एकल का क्या विलोम है? अनेक या एक या फिर बहुल या फिर अकेला। देखिए पीटी 2021 में, ये पीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है एकल का विलोम। एकल का विलोम होता है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, बहुल। एकल का विलोम क्या होता है? बहुल। और यहाँ लिखा है अनेक। अनेक का विलोम होता है एक, और ये एक लिखा है, एक का विलोम होता है अनेक। समझ गए? ये आपस में विलोम है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तीक्ष्ण का विपरीतार्थक बताइए, अर्थात तीक्ष्ण का विलोम बताइए। क्या होगा? मंद, कुंठित या तीव्र या इनमें से कोई नहीं। तो तीक्ष्ण का विलोम होता है कुंठित। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। ये भी पीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, कुंठित। और मंद जो है, मंद का विलोम होता है तीव्र। मंद का विलोम क्या होता है? तीव्र। और तीव्र का विलोम होता है मंद। समझ गए? तो कुंठित और तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का मतलब जैसे कोई धारदार कोई हथियार है तो तीक्ष्ण है, बहुत महीन धार, तो तीक्ष्ण। और कुंठित का मतलब है कि वो कामयाब नहीं, धार अच्छी नहीं है, वो कुंठित होता है। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, गलत विलोम युग्म का चयन कीजिए। गलत विलोम युग्म,
अर्थात एक शब्द दिया हुआ है, उसके आगे उसका विलोम दिया हुआ है, आपको मालूम करना है कौन सा अशुद्ध है, अर्थात गलत कौन सा है। अपशगुन का है शकुन, फिर है पाप का पुण्य दिया, फिर है निषिद्ध का विहित दिया है, और श्री गणेश का आदि दिया है। तो कौन सा इसमें गलत है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। अपशगुन का शकुन ये तो बिल्कुल सही है, पाप का पुण्य ये भी विलोम सही है, निषिद्ध का विहित ये भी विलोम सही है, श्री गणेश का आदि नहीं होता है, यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका जवाब होगा। श्री गणेश का विलोम होता है इति श्री, क्या होता है? इति श्री, ये विलोम होता है, और आदि का अंत होता है। समझ गए? अर्थात ये युग्म गलत है, यही हमारा उत्तर होगा। समझ गए? कोई डाउट? नो डाउट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अर्वाचीन का विपरीत विकल्प कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में आया हुआ शब्द है अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन, अधुनातन, कमज़ोर, अद्यतन। अर्वाचीन क्वेश्चन नंबर 7 है ये, अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अर्वाचीन का मतलब होता है नया, और प्राचीन का मतलब पुराना। समझ गए? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। अभिज्ञ का विलोम है, क्या है? अभिज्ञ का विलोम क्या है? अभिज्ञ प्रज्ञ होगा, या अज्ञ होगा, या चतुर होगा, या मूर्ख होगा? तो अभिज्ञ का विलोम होता है अज्ञ। क्या होता है? अज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अज्ञ। देखिए, ज्ञा यहाँ पर समझिए, ये शब्द महत्वपूर्ण है। अभिज्ञ ये भी बहुत पूछा जाता है प्रश्न, और बड़ा महत्वपूर्ण है ये। ज्ञा का मतलब होता है जानने वाला, है ना? ज्ञा का मतलब है जानने वाला या ज्ञान रखने वाला। अभिज्ञ, अभी इसमें उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है? अभी। इसका मतलब है विधिवत जानने वाला, अच्छी तरीके से जानने वाला। और यहाँ पर ज्ञा में, ये ज्ञा है जो ज्ञा, इसमें आ उपसर्ग लगा है, अर्थात न जानने वाला। एक चीज़ और समझ लीजिएगा, अगर आपके विकल्प में आ जाए विज्ञ, तो विज्ञ का विलोम होता है अज्ञ। क्या होता है? विज्ञ। विज्ञ का मतलब विधिवत जानने वाला, अज्ञ का मतलब न जानने वाला। अभिज्ञ और विज्ञ दोनों का विलोम होता है अज्ञ। समझ गए? और प्रज्ञ ये भी उसी कैटेगरी का है। अभिज्ञ, प्रज्ञ और विज्ञ ये तीनों शब्द एक जैसे हैं, और इसका विलोम है अज्ञ। एक चीज़ और यहाँ पर समझ लीजिए, ये ARO ये सहायक समीक्षा अधिकारी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है। कैसे? अभिज्ञ में जैसे हमने बताया कि इसमें अभी लगा है उपसर्ग, समझिए थोड़ा, यहाँ पर अभी उपसर्ग लगा है, और इसमें यदि अनुपसर्ग लगा दिया जाए, जब अनुपसर्ग लगाया जाएगा, ये अनुपसर्ग ऐसे, तो ये अभिज्ञ का आ इसमें आ जाएगा, तो ये ना ये पूरा हो जाएगा, और ये भी इसका बचेगा अभी का, और ज्ञा हो जाएगा, तो शब्द बनेगा अनभिज्ञ। तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ भी विलोम होता है। समझ गए? ये अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अज्ञ, प्रज्ञ, विज्ञ ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनका अंतर समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से। समझ गए? चलें अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। अथ का विपरीतार्थक है, क्या है? अथ का विपरीतार्थक। अथ एक शब्द दिया हुआ है, इसका विलोम कौन सा होगा? इति होगा, या अति होगा, या फिर अंत होगा, या इनमें से कोई नहीं है। अथ का कौन सा होगा? अथ का विलोम होता है इति। अथ का अर्थ है शुरुआत, और इति का अर्थ है समापन। इति का अर्थ क्या है? समापन, समाप्त करना, पूर्ण होना, और अथ का मतलब प्रारंभ करना। समझ गए? अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये सभी ऐसे हैं शब्द जो परीक्षाओं में सर्वाधिक आते हैं।
अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? अनुरक्ति का विराग होगा, विरक्ति होगा, आसक्ति होगा या अनादर होगा? देखिए ये है जो है यूपी ARO 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये ARO में आया हुआ क्वेश्चन है। अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, विरक्ति। अब देखिए यहाँ पर विराग दिया हुआ है, विराग का विलोम होता है अनुराग। क्या होता है? अनुराग, या फिर इसका राग भी हो सकता है, राग। राग और अनुराग ये दोनों विलोम हैं विराग के, और अनुरक्ति का है विरक्ति। समझ गए? अनादर का होता है आदर। अनादर क्या क्या होता है विलोम? आदर। आसक्ति का होता अनासक्ति, अनासक्ति, ये विलोम है। इसमें अनुपसर्ग लग जाएगा आसक्ति में तो अनासक्ति बनेगा, और आदर इसमें अन लगा तब अनादर बना। फिलहाल यहाँ पर प्रश्नानुसार इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, विरक्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 11, अधिकृत। क्या शब्द दिया हुआ है? अधिकृत। ये भी ARO 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ARO 2010 का क्वेश्चन है ये। अधिकृत का विलोम क्या होगा? अधिकृत अनाधिकृत होगा या अनधिकृत होगा या अधिकार होगा या इनमें से कोई नहीं? देखिए महत्वपूर्ण शब्द है ये, इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर बहुत गड़बड़ है ना? आप सोच रहे हैं कि अनाधिकृत होगा या अनधिकृत होगा। हमारे बहुत से विद्यार्थी इसको सही कर रहे होंगे, बहुत से इसको सही कर रहे होंगे, लेकिन सही एक ही है, ये भी क्लियर है। तो इसका बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 2, अनधिकृत। कैसे? अधिकृत में अन उपसर्ग लगाया गया। कौन सा उपसर्ग लगाया गया? अन। अन मतलब ये ना ऐसे हलंत रहेगा, अन उपसर्ग, और जब इसमें अन लगेगा तो ये जो आ है, अधिकृत का जो आ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इस ना में शामिल हो जाएगा, तब ये ना पूरा बन जाएगा, इसका नीचे हलंत हट जाएगा, और धी और कृत ये ज्यों का त्यों रहेगा, शब्द बनेगा अनधिकृत। बहुत ध्यान से समझिए, अनाधिकृत कोई शब्द होता ही नहीं है। समझ गए? शब्द होता है अनधिकृत। ये अगला क्वेश्चन नंबर 12, अवर का विलोम बताइए। अवर बहुत अच्छा प्रश्न है। अवर का विलोम, अवर का विलोम होता है प्रवर होता है या सुवर होता है या कनिष्ठ होता है या उच्च होता है? तो अवर का विलोम होता है प्रवर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। समझ गए? कनिष्ठ का होता है वरिष्ठ, कनिष्ठ का वरिष्ठ, और उच्च का विलोम होता है निम्न, उच्च का विलोम निम्न। ये अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से अनिवार्य का विलोम कौन सा है? अनिवार्य क्या होगा? आवश्यक, ऐच्छिक, अनावश्यक, प्रतिकूल। तो आवश्यक वो अनिवार्य का विलोम होता है ऐच्छिक। अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक। अनिवार्य का मतलब है कि निश्चित यह कार्य करना ही है, या यह प्रश्न अनिवार्य है। 5 प्रश्न अनिवार्य हैं, दोनों प्रश्न अनिवार्य हैं, ऐसा हमारे पेपर में आता है। अनिवार्य का मतलब जरूरी है, करने ही हैं, इनका निवारण कोई है ही नहीं। ऐच्छिक का मतलब है आपकी इच्छा अनुसार जो चाहें वो करें। तो अनिवार्य का विलोम हो गया ऐच्छिक। आवश्यक का विलोम क्या होगा? अनावश्यक। अनुपसर्ग लग जाएगा तो शब्द बनेगा अनावश्यक। क्या बनेगा? अनावश्यक। ये दिया हुआ है, ये आपस में दोनों विलोम हैं, आवश्यक अनावश्यक। प्रतिकूल, इसका होगा अनुकूल। क्या होगा? अनुकूल। अनुकूल का होता है प्रतिकूल। समझ गए? अगला क्वेश्चन नंबर 14, आवृत का विपरीतार्थक
क्या होगा? आवृत। आवृत का मतलब होता है ढका हुआ। आवृत का मतलब ढका हुआ। अब देखिए ऑप्शन देखिएगा, आच्छादन, अनावरण, अनावृत, घूर्णन। क्या होगा विलोम? सोचिए 2 सेकंड। आवृत का विलोम क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपी ट्रिपल एस सी 2019 में आया हुआ ये है। यूपी ट्रिपल एस सी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका विलोम होगा आवृत का अनावृत। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आवृत में अन उपसर्ग लगा दिया गया। कौन सा उपसर्ग लगा? अन उपसर्ग लग गया, तो इस अन इस ना में ये यहाँ आवृत का असमाहित हो गया, तो ना पूर्ण हो गया और बड़ा आ की मात्रा लग गई, हो गया अनावृत। ज्यों कहते हैं रहा अनावृत हो गया। आवृत का मतलब ढका हुआ, अनावृत का मतलब खुला हुआ, जो ढका न हो। आच्छादन का मतलब होता है ढकना। आच्छादन का मतलब होता है मतलब ढक लेना। और अनावरण का मतलब होता है खोल देना। समझ गए? अनावरण, जैसे किसी मूर्ति का नेताजी आए, उन्होंने अनावरण किया, ये जो दिया हुआ है ना। और घूर्णन का मतलब होता है घूमना। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पर देखते हैं। लिखा हुआ है आमिष का विलोम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। आमिष, देखिए आमिष का अर्थ होता है मांस। आमिष का अर्थ क्या होता है? मांस। मांस को कहते हैं आमिष। इसका विलोम क्या होगा? सामिष, निरामिष, शाकाहार, मांसाहार। क्या होगा? आमिष का विलोम क्या होगा? अब यहाँ पर 2 शब्द हैं जो आप के अंदर कन्फ्यूजन पैदा किए हुए हैं, सामिष और निरामिष, है ना। लेकिन कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, निरामिष। क्या है? निरामिष। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम क्लियर कर दें, ये शब्द लिखा हुआ है आमिष। क्या है? आमिष। आमिष का मतलब मांस। और एक शब्द यहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर 1 पर सामिष। इसमें सा उपसर्ग लग गया। आमिष में जब सा उपसर्ग लगेगा तब हो जाएगा सामिष। समझ गए? सामिष। इन दोनों का विलोम होता है निरामिष। क्या होता है? निरामिष। वैसे सामिष का निरामिष ये ज़्यादा शुद्ध है व्याकरण के अनुसार। सामिष मतलब मांस सहित और निरामिष का मतलब मांस रहित, और आमिष का मतलब होता है मांस। लेकिन ये दोनों हमारी परीक्षा में ऐसे आ जाते हैं, अगर आमिष आए तब भी निरामिष होगा और सामिष आए तब भी विलोम निरामिष होगा। ये बहुत ज़्यादा आने वाला शब्द है आमिष, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, आर्द्र। वर्तनी के दृष्टिकोण से भी ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही लिखा जाएगा आर्द्र, ये नीचे भी रहा और ऊपर आधा रह जाएगा। समझ गए? ये है आर्द्र की शुद्ध वर्तनी। आर्द्र का मतलब होता है गीला, नम। और इसका विलोम क्या होगा? अब तो आप लोग समझ गए होंगे। इसका विलोम होगा शुष्क। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। गीला ये तो समानार्थी है, आर्द्र और गीला, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17, आह्वान। आह्वान का विलोम बताइए क्या होगा? आह्वान का विलोम है क्या है? इनमें से हमें पता करना है आह्वान का विलोम क्या होगा। तिरोभाव, विसर्जन, धन्यवाद या अनाहूत। क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। आह्वान, पहली बात तो आह्वान की वर्तनी भी आप लोग समझ लीजिएगा। आ बनेगा, फिर हा में हलंत रहेगा, वा में बड़ा की मात्रा, और ना ये है आह्वान। इस
ये हा जो है ऐसे भी लिखा जाता है, यहाँ पर वाह हो जाता है ऐसे, ये भी हा और वाह आपस में मिला हुआ है ऐसे, यही यहाँ पर लिखा हुआ है आह्वान में, ये भी सही और ये भी सही। आह्वान, आवाहन नहीं होता है। एक शब्द आपको मिलेगा आवाहन, जो अक्सर बोला जाता है आवाहन, ये अशुद्ध शब्द है। शब्द होता है आह्वान। आह्वान का मतलब बुलाना है ना, आह्वान का मतलब आमंत्रित करना, बुलाना। तो इसका विलोम क्या होगा आह्वान का? इसका विलोम होगा विसर्जन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 विसर्जन इसका बिल्कुल सही है। समझ गए? तिरोभाव का विलोम होता है आविर्भाव। समझ लीजिए, आविर्भाव ये होता है आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब होता है उत्पन्न होना या प्रकट होना, और तिरोभाव का मतलब होता है छिप जाना, गायब हो जाना, ओझल हो जाना, है ना, ये तिरोभाव होता है। आविर्भाव का मतलब प्रकट होना, या जन्म से इसका अर्थ लगाइएगा, जन्म से भी अर्थ आविर्भाव का लगाया जाता तो तिरोभाव का अर्थ मृत्यु से हो जाता है। समझ गए? अनाहूत एक शब्द है, अनाहूत, ऑप्शन नंबर 4 पर। अनाहूत का विलोम होता है आहूत। क्या है? आहूत। आहूत का अर्थ है बुलाया हुआ, जिसे बुलाया गया, आहूत। और अन इसमें उपसर्ग लग गया तो हो गया अनाहूत, जिसे नहीं बुलाया गया। समझ गए? आह्वान का मतलब है बुलाना और आहूत का मतलब है बुलाया गया, ये फ़र्क है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, उपजाऊ, ये भी बहुत पूछा जाता है। देखिए, ये शब्द पूछा जाता है उपजाऊ, साधारण सा शब्द है। उपजाऊ का विलोम क्या होगा? लेकिन ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं कि आप लोग चक्कर में फंसेंगे, लेकिन समझिए यहाँ ढंग से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, सिंचित, उर्वर, ऊसर, असिंचित। क्वेश्चन नंबर 18, उपजाऊ का विलोम क्या होगा? इसका बिल्कुल सही है ऊसर। क्या है? ऊसर। समझ गए? अब देखिए, यहाँ पर उपजाऊ का मतलब होता है उर्वर। उपजाऊ का मतलब क्या होता है? उर्वर। ये एक ही बात है। ये शब्द तत्सम है उर्वर, है ना, और ये उपजाऊ तद्भव है। और विलोम का ये नियम होता है, अगर तद्भव शब्द का विलोम पूछा जाएगा तो आप जवाब तद्भव में ही देंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर महत्वपूर्ण ये बात है। विलोम में जैसे ऐसे समझिए, देखिए, सत्य का एक उदाहरण से समझिए। सत्य का विलोम क्या होता है? असत्य। आप सब लोग जानते हैं सत्य का विलोम असत्य, है ना। और सच का विलोम क्या होता है? सच का विलोम होता है झूठ, है ना। अब फर्क क्या है इसमें? असत्य और झूठ एक ही तो बात है, सत्य और सच एक ही बात है। लेकिन सत्य का विलोम झूठ नहीं होगा और सच का विलोम असत्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये शब्द की अपनी क्वालिटी है। जिस क्वालिटी का शब्द है उसी क्वालिटी में उसका उत्तर देना है। सत्य तत्सम है तो इसका जवाब तत्सम में ही दिया जाएगा, असत्य। उल्टा हो गया, विलोम हो गया। सच तद्भव है तो इसका जवाब तद्भव में ही देना है, झूठ। बात समझ गए, है ना। उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा इस बात को कि तद्भव का तद्भव में और तत्सम का तत्सम में उत्तर देना है, ये विलोम की शर्त होती है। फिर उपजाऊ और उर्वर एक ही चीज़ है। इसका उपजाऊ का विलोम होता है ऊसर। उपजाऊ का मतलब वो भूमि, वो ज़मीन जहाँ फसल अच्छी होती है, उपजाऊ भूमि होती है। और ऊसर का मतलब है जहाँ की ज़मीन बेकार है, कोई फसल उगती ही नहीं, होती ही नहीं, वो ऊसर भूमि कही जाती है। समझ गए? अब देखिए, उर्वर, आप सोचेंगे फिर उर्वर यदि आ जाए तो उसका विलोम क्या होगा? उर्वर, उर्वर का विलोम होगा अनुर्वर। ये भी आ सकता है शब्द,
अनुर्वर, इसमें अन उपसर्ग लगा दिया गया और अन उपसर्ग लगने पर ना में ये ऊ शामिल हो जाएगा उर्वर का, तो नु हो जाएगा और शब्द बनेगा अनुर्वर, अर्थात जो उपजाऊ नहीं है, जिसमें उर्वरा शक्ति नहीं है। उर्वर का अनुर्वर और उपजाऊ का ऊसर, ये ध्यान रखना है। और असिंचित का विलोम होता है सिंचित। क्या होता है? सिंचित। असिंचित का मतलब वह भूमि जहाँ पर कोई सिंचाई की सुविधा नहीं है या जो सींचने योग्य नहीं है, और सिंचित का मतलब जहाँ पर सिंचाई की सुविधा है, सींचने योग्य भूमि है। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। उपत्यका, वेरी वेरी मोस्ट। उपत्यका बहुत, ये वेरी मोस्ट शब्द है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उपत्यका का विलोम बताइए। उपत्यका क्या होगा? पर्वत या घाटी या अधित्यका या झील। देखिए, उपत्यका का विलोम होता है अधित्यका। क्या होता है? अधित्यका। यहाँ पर इसका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। उपत्यका कहते हैं पर्वत की तलहटी की समतल भूमि। उपत्यका का मतलब है पर्वत की तलहटी, अर्थात पर्वत के नीचे की समतल भूमि। और उसका दूसरा नाम एक घाटी भी होता है। क्या नाम होता है? घाटी का अर्थ है उपत्यका। घाटी कहिए या उपत्यका। और अधित्यका कहते हैं और पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि है उसे कहा जाता है अधित्यका। अब याद कैसे करेंगे? उपत्यका ऊ लगा हुआ है तो इससे लगता है कि ऊपर, बस यहाँ पर आप विलोम फिट कर लीजिए अपने दिमाग में। अगर उप लगा है तो फिर नीचे की भूमि होगी। अगर उपत्यका में उप है तो फिर पर्वत के नीचे की भूमि होगी। और अगर उप नहीं है, अधित्यका है, तो फिर पर्वत के ऊपर की होगी। अर्थात जहाँ पर ऊपर जैसा संकेत मिलता है वहाँ ऊपर की नहीं होगी, और जहाँ ऊपर जैसा संकेत नहीं है शब्द में वहाँ ऊपर की होगी। ये दोनों शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, उपत्यका और अधित्यका। समझ गए? उम्मीद है आप लोगों ने विधिवत समझ लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अर्जन का विलोम क्या है? अर्जन एक शब्द है, अर्जन। अर्जन का विलोम, अर्जन का मतलब क्या होता है? अर्जन का मतलब होता है संग्रह करना, है ना। धनार्जन कहा जाता है, अर्थात धन इकट्ठा करना, धन संग्रह करना, ये होता है अर्जन। और इसका विलोम क्या होगा? क्या होगा विलोम? खर्चा होगा? नहीं, वही यहाँ पर शर्त आ गई। इस शब्द की क्वालिटी डाउन है खर्चा शब्द की। अर्जन तत्सम शब्द है, इसलिए इसका विलोम होगा व्ययन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, व्ययन। व्यय का मतलब होता है खर्च करना। बात एक ही है दोनों की, लेकिन क्वालिटी का फर्क है। समझ गए? व्ययन माने खर्च करना। खर्च करने की जो प्रक्रिया है वो व्ययन, और कमाने की, धन इकट्ठा करने की, संग्रह करने की जो प्रक्रिया है वह है अर्जन। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का। समझ गए? आपकी पीटी परीक्षा में विलोम शब्द पूछे जाएंगे। उसके लिए हम ये 20 प्रश्नों की एक छोटी सी क्लास लेकर आए थे। ये उसका अंतिम प्रश्न था। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।